वेलकम टू द सिनेमा स्टोरीज। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही में ही रिलीज हुई एक प्राइम वीडियो हॉरर फिल्म को, जिसका नाम है रूट नंबर 17, जो कि एक तमिल लैंग्वेज हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत होती है दिसंबर 25 1995 में किसी बहुत ही बड़े से रिमोट फॉरेस्ट को दिखाते हुए, जहाँ से गुजरती हुई हम किसी कार को देख पाते हैं जिसका अचानक से भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद कहानी आ जाती है दिसंबर 13 222 में, और हम उसी जंगल में एक अंडरग्राउंड डोर को देखते हैं जिससे कि दो अजीब से हाथ और एक मिस्टीरियस फिगर बाहर आता है, और हम जंगलों में यहाँ वहाँ डरकर खुद को बचाने के लिए भागते हुए एक लड़की को देखते हैं जिसको वो क्रीचर फॉलो करने लगता है और इवेंचर हमला कर ही देता है। अब तभी 3 घंटे पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर हम किसी जीप को वहां से जाते हुए नोटिस करते हैं जिसके अंदर कोई आदमी था, जिसे रोड पर वही मिस्टीरियस फिगर या फिर क्रीचर दिखाई देता है, जिससे कि उसकी कार बहुत ही भयानक तरह से स्लिप हो जाती है और वह बाहर आकर देखता है तो वहां उसे खून मिलता है, और अब वहां अचानक से हलचल शुरू हो जाती है जिसके साथ ही उस पर भी हमला हो जाता है। अब फाइनली कहानी एक हफ्ते पहले से शुरू होती है और हम देखते हैं अंजना को, जो कि एक हॉस्टल में रहती है, और उसका बॉयफ्रेंड है कार्तिक, जिसका बर्थडे आने वाला है। तो वो उसके साथ एक दिन के लिए ट्रिप पर जाने का प्लान कर रही है, जहां पर वो दोनों डिस्ट्रैक्ट्स के लिए अपने फनस यहीं पर छोड़कर जाते हैं। वो लोग अब मस्ती मजाक करते हुए आगे चले जाते हैं और पहुंच जाते हैं उसी जंगल में जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां पर वो क्रीचर रहता है और लोगों को खत्म कर देता है। और इस जंगल में शाम को 6 बजे के बाद आना तक बैन है, मतलब कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, वो भी इतनी कि अथॉरिटीज को इससे लोगों को दूर रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या राज दफन हो रखा है, तो इसके बारे में हम असली पत्तों में जान पाएंगे। खैर, अब वो लोग एक जगह आकर अपना कैंप लगाते हैं और थोड़ा बहुत रोमांस करते हैं, लेकिन वो क्रीचर उनके ही आसपास घूमने लगता है, जिस पर वो लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते और अपने में ही लगे रहते हैं। वो क्रीचर उनके ऊपर पूरे टाइम नजर रखता है। अभी तक हम क्रीचर को क्लियरली देख नहीं पाए हैं। वो धीरे धीरे उनके नजदीक आने लगता है। जब वो लोग सो जाते हैं तो वो उनकी कार के जस्ट पास में आ जाता है और उसकी आहट को नोटिस कर कर कार्तिक जाग जाता है और उसकी शैडो देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। अब अंजना भी जाग गई थी, जो कि उसको समझाती है कि ये कोई वहम होगा या फिर कोई जानवर हो सकता है या फिर उसने कोई सपना देखा होगा, लेकिन वो नहीं मानता। तो वो कार के आसपास देखने लगते हैं और बाहर निकल जाते हैं, और जो नहीं होना चाहिए था वही होता है। वो क्रीचर उन दोनों पर भी हमला कर देता है। अब शहर के अंदर हम अंजना के हॉस्टल की वार्डन को देखते हैं, जो कि पुलिस स्टेशन आती है और रिपोर्ट लिखवाती है कि अंजना 2 दिनों से गायब है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर गई थी। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो दोनों कहीं घूम रहे होंगे, आ जाएंगे और 2 दिन और वेट करना चाहिए। लेकिन वार्डन बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, मतलब दोनों ही मिसिंग हैं, और उसका बॉयफ्रेंड असल में एक्स मिनिस्टर का बेटा है। जिसको सुनकर अब ऑफिसर काफी सीरियस हो जाता है, और आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। मिनिस्टर का नाम सुनते ही यहाँ पर पुलिस एकदम सतर्क हो गई। खैर, अब वो दोनों के घर में चेक करता है और कार्तिक के घर से उसे उसका फोन मिल जाता है, जिसे वो चेक करवाने भेज देता है, मगर याद रहे कि ये दोनों अपना फोन घर छोड़कर आए थे। खैर, अब यहाँ अंजना की आंख खुलती है तो वह किसी अंडरग्राउंड में थी और कार्तिक उसके पास ही बेहोश पड़ा हुआ, यानी कि ये लोग अब भी जिंदा तो थे। अब वो उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जागता, और अब वो पानी ढूंढने लगती है। तभी उसे एक टैंक दिखाई देता है। जब वो उसे उड़ेलती है तो उसमें से ढेर सारा सड़ा हुआ इंसानी मांस, हड्डियां और खून और बहुत गंदगी निकलती है। से वो बहुत डर जाती है। अब तक कार्तिक भी होश में आ चुका था और वो उसे संभालता है। अब वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी, और वो यहाँ पर आए कैसे, को यहाँ से कैसे जाएंगे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर इंसानी शरीर के टुकड़े यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, और काफी डिस्टर्बिंग चीजें यहाँ वहाँ थी, जिनसे कि वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हालांकि यहाँ पर कैंडल्स भी जल रही थी, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो रहता है, लेकिन वो क्या है ये देखने तक की हिम्मत उन दोनों में नहीं बची है। अब वो दोनों ही यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन ना कोई रास्ता मिलता है और ना ही कोई जरिया मिलता है जिससे वो बाहर निकल पाए। वो लोग अब मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला, जिसके बाद में वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और टूट हार कर रोने लगते हैं। अब रोते रोते तो हालत खराब थी ही साथ यहाँ से निकलने का कोई तरीका पता नहीं चल रहा। ऊपर से अब उन्हें कुछ भारी भरकम से फुटस्टेप सुनाई देते हैं, जो कि उनकी ओर ही आ रहे थे, और अंधेरे कोने से उनकी ओर आने वाले उन कदमों की धीरे धीरे बढ़ती आवाज उन लोगों की रूह को कंपा रही थी। पुलिस ऑफिसर सलीम को देख पाते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट विघ्नेश के साथ इसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और विघ्नेश कार के टायर प्रिंट से ये पता लगा लेता है कि ये कार कोई बड़ी कार या फिर एसयूवी है, और कार्तिक के फोन से ये पता चलता है कि कार कौन सी है। वो लोग अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो उन्हें कार के बारे में पता चल जाता है, और आगे शॉप्स पर पूछताछ करने पर, पेट्रोल पंप पर पूछने पर यह पता चलता है कि वो दोनों किस डायरेक्शन में गए हैं। लेकिन आगे आकर उन्हें दो रास्ते मिलते हैं। एक सीधा जाता था, लेकिन दूसरा रास्ता जिसे बंद कर दिया गया था वो जंगलों की ओर जा रहा था, और उस पर ही कार्तिक गया था। लेकिन अभी सलीम कुछ समझ नहीं पाता, तो वहां से वो वापस लौट जाता। अब तभी हम अंजना और कार्तिक को देखते हैं, जिन्हें उन फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, और अंडरग्राउंड डोर ओपन होता है जिससे वो क्रीचर अंदर आता है, जो कि असल में एक सनकी सा, पागल सा, साइको टाइप आदमी है, जो कि उन दोनों पर अटैक करके
कार्तिक को हर्ट कर देता है और अंजना को मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं। खैर अब वो थोड़ी देर के बाद में बाहर चला जाता है, जिसके चलते ये उसी दरवाजे को ओपन करके रोड साइड भागने लगते हैं। लेकिन यह खतरनाक आदमी इसी जंगल में रहता है और वो इस जंगल का ईविल है कि जंगल उसका घर है, तो वो अपने घर से उन्हें आसानी से नहीं भागने देगा। तो वो उन्हें पकड़कर वापस उसी अंडरग्राउंड में फेंक देता है, जिससे कार्तिक के सर पर गहरी चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब अंजना इससे बहुत परेशान हो जाती है, रोने लगती है, रहम की भीख मांगने लगती है। साथ ही साथ भूख प्यास से उसकी हालत और खराब हो रही थी। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो कि बाहर बैठा हुआ था, और एक हल्के से फ्लैशबैक में हम किसी बच्चे को सेम ही स्पॉट पर देख पाते हैं, जिसका नाम फ्रेडी था। अब यहाँ सलीम रात को थोड़ा सोचता है तो उसको एहसास होता है कि कार्तिक अंजना को डेट पर लेकर गया था, मतलब वो दोनों ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर उनको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, यानी कि वो लोग उसी बैंड जगह पर गए होंगे, यानी कि जो रास्ता बंद था। अब अगले दिन वो अपनी टीम के साथ उसी रास्ते पर जाता है और आगे जाने पर उन्हें वो बियर बॉटल मिल जाती है जो कि कार्तिक पी रहा था। मतलब वो लोग सही रास्ते पर थे और कार्तिक अंजना के साथ इसी रास्ते पर आया था। अब वो साइको आदमी यानी कि कैनाबिस्ट एक आदमी अंजना के पास आता है और उसे फिर से मोलेस्ट करने लगता है, लेकिन अब वो उसे हर्ट करके वहां से भागने लगती है और वो उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ सलीम काफी आगे तक आ गया था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह यह कहता है कि उन्हें अभी वापस जाना चाहिए। वो अगले दिन सुबह आकर चेक करेंगे और वो वापस लौट जाते हैं, लेकिन एक हल्का सा टर्न लेने पर वो कार्तिक की कार तक पहुंच सकते थे और अगर कुछ पल ही रुक जाते तो खुद अंजना उन तक आ जाती। लेकिन वह वापस चले जाते हैं और यहाँ पर वह आदमी अंजना पर भी हमला करके उसे वापस ले जाता है और मूवी की स्टार्टिंग में दिखने वाली वो लड़की अंजना ही थी। खैर अब सलीम रात को अपना फोन चेक करता है, जिसके अंदर उसने पूरे रास्ते का एक वीडियो बनाया था और उसे एक बड़ा सुराग हाथ लगता है। तो अब वो अकेले ही अपनी जीप से उस जगह पर जाता है, लेकिन अब वो आदमी उसे भी दिखाई देता है और उस पर हमला कर देता है। और मूवी की स्टार्टिंग में जिस जीप वाले आदमी पर हमला हुआ था वो असल में सलीम ही था। अगले दिन हम उसी एक्सीडेंट स्पॉट को देखते हैं जहां पर प्रेस और पुलिस आई हुई थी और सलीम की जीप तो यहीं पर थी पर वह खुद गायब है। और विघ्नेश उसकी कार चेक करता है तो सलीम की गन भी कार में ही थी, जिसे वो अपने पास रख लेता है। खैर अब यहाँ न्यूज से हमको यह भी पता चलता है कि इस रूट पर मिस्टीरियस हादसे डिसअपियरिंग होती रहती हैं। ये सब शुरू हुआ था 25 साल पहले इंजीनियर जॉन के परिवार के हादसे से। तब से लेकर आज तक ये सब जारी है और अब तक बहुत सारे लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। और उस गुफा के अंदर, उस कंटेनर के अंदर जितनी भी लाशें और जो भी अंग पड़े हुए थे वो सब इसका सबूत था। खैर अब सलीम को दिखाया जाता है जिसे उसी अंडरग्राउंड में होश आता है और वो यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। साथ ही साथ उसे दूसरी साइड से अंजना के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती जा रही थीं, जिसके पास वही आदमी था जो कि उसका डर देखकर अजीब तरह से बिहेव करता है और एक साथ रोने भी लगता है और हंसने भी लगता है और ताली तक बजाने लगता है, यानी कि वह थोड़ा अजीब सा है। अब दूसरी तरफ जॉन की केस फाइल चेक की जाती है। उसके बाद ही सब कुछ शुरू हुआ था, तो वहां से कुछ सुराग मिल सकते थे। तो उसे किसी रिपोर्टर नटराजन के न्यूज आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि जॉन एक्सीडेंट को एक मर्डर बता रहा था और उसने इसी न्यूज को कई बार कवर भी किया था। खैर अब वो नटराजन से मिलने जाता है जो कि यह बताता है कि जो जॉन का केस था वो कभी सीधा सीधा एक्सीडेंट था ही नहीं, बल्कि असल में उसे ऐसा दिखाया गया था। इवन जब वह रिपोर्ट कर रहा था तो यानी उसे धमकी दी गई थी, प्रेशर बनाया गया था और जॉब तक से उसे निकलवा दिया गया, क्योंकि इस केस में कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। और उसने अपनी एक रिपोर्ट बनाई है जिसे विघ्नेश पढ़ ले। अब विघ्नेश वो रिपोर्ट पढ़ता है और अब यहाँ से खुलते हैं इस मूवी के कुछ असली पत्ते। तो मिनिस्टर गुरुमूर्ति, जिसे अंडरवर्ल्ड डॉन का पूरा सपोर्ट था, वो उसके और अपने 4 साथियों के साथ मिलकर सभी गैरकानूनी काले धंधे किया करता था। उसने एक जंगल को चूज किया था जहां डॉलर्स की सैंडलवुड यानी कि चंदन की लकड़ी को काट कर बेचने का था, लेकिन वहां से एक रूट पास हो जाता है, रूट नंबर 17, और उसका काम कर रहा था इंजीनियर जॉन। अब गुरुमूर्ति जॉन को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन ईमानदार था तो वो उसके लिए मना कर देता है, यानी कि इलीगल काम नहीं करना है। खैर अब गुरुमूर्ति उसे अपने जाल में फंसा लाता है और उससे रूट को बनवा लेता है, लेकिन उनका प्लान कुछ और ही था। अब वो जॉन के परिवार के और करीब जाते हैं और एक दिन जॉन के बेटे फ्रेडी का 10वां बर्थडे था, जिसका गुरुमूर्ति बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन करवाता है। और वहां प्रेस मीट में नटराजन भी आया था, जिसे वहां गुरुमूर्ति और उसके साथियों के हाव भाव देखकर समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर रात को जॉन बनाए हुए रूट नंबर 17 से अपने ही घर जा रहा होता है, जिसकी कार का भयानक एक्सीडेंट करवाया जाता है जो कि डॉन इब्राहिम ने करवाया था गुरुमूर्ति के कहने पर। और गुरुमूर्ति अपने हाथों से उन दोनों को खत्म कर देता है, लेकिन फ्रेडी जंगलों में भाग गया था और जल्दी भागने के चक्कर में गुरुमूर्ति उसे खत्म नहीं कर पाता। लेकिन वो सब कुछ देख चुका था और यही एक्सीडेंट हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि 1995 में। वो आदमी अब जो अभी जंगल का ईविल बना बैठा है वो एक कैनिबल मनुष्य भक्षी बन चुका है। वो असल में फ्रेडी है जो कि अपने बदले के लिए जी रहा है। अब फ्रेडी यहाँ पर सलीम को खाना देता है और उससे ये कहता है कि ये रूट नंबर 16वें उसका है, उसका घर है और यहाँ पर कोई कभी कैसे भी नहीं आ सकता।
यहाँ पर वही आएगा जिसे वह लाना चाहता है और सालों से वह यहाँ पर रह रहा है। उसे मारने के लिए एक पूरी फौज थी, वहीं दूसरी ओर जंगल के खुखार जानवर, और उसने दोनों से खुद को बचाया और यहाँ पर रहने लगा। अब वो आधा इंसान और आधा जानवर बन चुका है। कैनिबलिज्म कर लेगा, यानी कि यहाँ पर वो रैंडम ऐसे ही किसी को नहीं मारता था, बल्कि वो खाली उनको मार रहा था जिससे उसको बदला लेना है। अब फ्रेडी के जाने के बाद में सलीम उस खाने की प्लेट को फोल्ड करके उससे मिट्टी को घिसने लगता है ताकि दूसरी साइड, मतलब अंजना वाली साइड, वो जा पाए। यहाँ विघ्नेश पूरे केस को रीड करता है और अपने ऑफिसर से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वो एक चीज और नोटिस करता है कि रूट नंबर 17 पर अब तक 7 लोग मारे जा चुके हैं। उन लोगों को वहां इसलिए भेजा जाता है ताकि वो अपना पेट पाल सके। मतलब नटराजन भी इन सब में शामिल है। वो फ्रेडी को जानता है और वहां पर मरने वाले की कोई निशानी तक कभी किसी को नहीं मिलती। निशानियां देख रखी हैं, उस कंटेनर के अंदर कोई और नहीं बल्कि गुरुमूर्ति के ही आदमी थे, और यहाँ पर गुरुमूर्ति अभी भी बचा हुआ है जो कि देश से बाहर शिफ्ट हो चुका है। मतलब कि वो तो बच जाएगा, लेकिन उसके पापों की सजा किसी और को नहीं बल्कि उसके बेटे को मिलेगी, जो कि कोई और नहीं बल्कि कार्तिक है, यानी कि अंजना का बॉयफ्रेंड। जी हाँ, और उसका बर्थडे अगले ही दिन है। खैर, अब विघ्नेश वहां पर सर्च करने के ऑर्डर्स लेने जाता है, लेकिन उसे इस केस पर ध्यान न देने के लिए बोला जाता है। तो अब वो अकेला ही वहां चला जाता है। अब उधर अंजना कार्तिक को नोटिस करती है, जिसके सर में जब चोट लगी थी वो तभी मर गया था और उसके सर पर कीड़े पड़ चुके थे, यानी कि वह बेचारा पहले ही मारा जा चुका है और अब सड़ने लगा है। इसको देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाती है और टूट जाती है। अब वो यहाँ वहां भागने के चक्कर में फ्रेडी के माँ तक पहुंच जाती है, जो कि उसके पेरेंट्स और बचपन की यादें थीं। अब तक सलीम भी उसकी साइड आ जाता है और वो दोनों भागे उससे पहले ही फ्रेडी उन पर हमला कर देता है। अब सलीम उससे लड़ने लगता है और अंजना को बाहर निकाल देता है, जो कि बाहर आकर विघ्नेश को मिल जाती है। अब यहाँ सलीम फ्रेडी को धक्का देकर ऊपर आने लगता है और आते आते वहां पर पड़ा हुआ फ्यूल गिरा देता है, जिससे वहां पर जलती हुई कैंडल से आग लग जाती है। और ऊपर से सलीम डोर बंद कर देता है, जिसके साथ फ्रेडी खत्म हो जाता है और अब ये तीनों यहाँ से चले जाते हैं। अब 1 साल बाद गुरुमूर्ति कार्तिक के आखिरी राइड्स करने उसी जगह पर आता है और फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसके पापों की सजा उसके बेटे को मिली। तभी आधा जला हुआ फ्रेडी उस पर हमला करके उसे बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है, यानी कि वो खत्म नहीं हुआ था बल्कि वो वहां से भाग गया था। इतने सालों से वो जंगल में रह रहा है, उसको सारे के सारे सीक्रेट रास्ते पता थे। जिसके बाद में फ्रेडी बहुत ही ज्यादा मुस्कुराने लगता है, जिसका मतलब ये है कि रूट नंबर 17 का ईविल अभी भी जिंदा है, जो कि अब पहले से ज्यादा खतरनाक है। उसको अब सबसे नफरत हो चुकी है और अब यहाँ पे जो कोई भी आएगा वो मारा जाएगा। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रूट नंबर 17 फिल्म की कहानी। उम्मीद है कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो सिनेमा स्टोरीज को प्लीज सब्सक्राइब कर दें।